नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ में व्यस्त होंगे। मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग बातें वहां से स्टार्ट करेंगे जहां हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिनिश किया था। तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उन इम्पोर्टेंट एनिमल्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड बातों को। तो आइए, पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स कुक्कुट पालन, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कुक्कुट पालन। सवाल उठता है कि कुक्कुट पालन में क्या है ये। तो सिंपली आप कहेंगे मांस एवं अंडे को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की घरेलू पक्षियों का पालन किया जाना कुक्कुट पालन कहलाता है। तो आप यहाँ पर कहेंगे, क्या लिखेंगे, मांस एवं अंडे, मांस अर्थात चिकन। क्यों? क्योंकि जो बर्ड से मांस लिया जाता है उसको चिकन कहते हैं। तो मांस व अंडे प्राप्त करने के लिए हेतु बोलिए क्या करेंगे। अंडे या मांस प्राप्त करने हेतु घरेलू पक्षियों का पालन किया जाना। घरेलू पक्षियों का पालन। अब कौन कौन सी बर्ड्स इसमें आती हैं? तो आप कहेंगे जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहेंगे मुर्गे, इसको कहते हैं फाउल। एक्चुअल में कॉक मीन्स होता है मुर्गा और हेन मीन्स होती है मुर्गी। इन दोनों को सम्मिलित करके जो जाति बनती है उस जाति को कहते हैं मुर्गा जात या फाउल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप देखेंगे टर्की, एक बनमुर्गी जैसी जाति होती है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे बत्तख, तीतर व बटेर, ये सब, इन सब का पालन किया जाना पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। और इंडिया में जो सबसे अधिक पालित की जाने वाली जात है इनमें से वो कौन है आप जानते होंगे, ये समझ रहे हैं ना। तो सिंपली यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर आप कहेंगे कि भारत में मुख्यतः फाउल या मुर्गे का पालन इस उद्देश्य हेतु किया जाता है। ये कहानी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो फाउल है उसकी जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं उसकी बात करेंगे। तो आप कहेंगे इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ फाउल। मुर्गे की जो प्रमुख किस्में हैं उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो इसे दो कैटेगरी में हम लोग बांट लेते हैं बच्चों। और आप देखेंगे इनको हम लोग कहते हैं, एक तो आप कहेंगे भारतीय नस्लें या इंडियन ब्रीड्स,
अब इंडियन ब्रीड्स में कौन कौन से आ जाएंगे, आइए देखते हैं। असील, चित्तागोंग, बसरा व ब्रह्मा। ये कुछ हमारे यहाँ की इंडियन ब्रीड्स हैं, समझ रहे हैं ना। फिर यहाँ पर असील से रिलेटेड एक बात आपको और जाननी चाहिए, इसी को कहते हैं टेबल बर्ड। और ध्यान दीजिए, मुर्गे की लड़ाई में इसी नस्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे मुर्गे की लड़ाई में यही नस्ल प्रयोग की जाती है। ये कहानी हो गई। फिर इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक्सोटिक ब्रीड्स। अब सवाल उठता है कि एक्सोटिक ब्रीड्स में क्या क्या होगा। तो इसके लिए आप आराम से कह सकते हैं कि कई नस्लें होती हैं। जैसे आप देखिए, एक तो है वाइट लेघॉर्न, वाइट लेघॉर्न। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे न्यू हैम्पशायर, साथ में आप देखेंगे प्लाईमाउथ, रॉक, रोड आइलैंड, रेड। इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीज़ों को। अब सवाल उठता है, एक बात और हम लोग देखेंगे कि क्यों हम चर्चा करते हैं इन सब ब्रीड्स की। उसका एक उदाहरण ले लें हम लोग, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ हम दो बातें लिखना चाहेंगे इससे रिलेटेड। देखिए, ये जो ब्रीड्स हैं, इन ब्रीड्स को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखेंगे कैटेगरीज ऑफ ब्रीड्स। तो ब्रीड्स की जो कैटेगरी है, यहां हम लोग इसको देखें तो एक तो होती हैं लेयर ब्रीड्स। अब लेयर ब्रीड्स वो होती हैं जिनका पालन अंडे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आप सिंपली कहेंगे अंडे प्राप्त करने हेतु उपयोग की जाने वाली वाली नस्लें।
फिर यहाँ पर हम लोग बात करें दूसरी कहानी, यहाँ पर देखेंगे ब्रॉयलर ब्रीड्स, ये कहानी हो जाएगी। अब ब्रॉयलर ब्रीड्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें आप देखेंगे क्या स्टोरी हो रही है। तो इसमें आप कहेंगे कि मांस प्राप्त करने के लिए पाली जाने वाली नस्लें, ये दो कैटेगरी है, समझ रहे हैं ना। अब सवाल उठता है कि जैसे यहाँ पर हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें, इनका एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करें, तो इनमें आप नोट करके लिखेंगे भारतीय नस्लें केवल 60 अंडे प्रतिवर्ष की दर से उत्पादित करती हैं। दर से उत्पादित करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर देखेंगे कि जो विदेशी नस्लें हैं, विदेशी नस्लें 260 से 270 अंडे प्रतिवर्ष तक की दर से उत्पादित करती हैं। मतलब मैक्सिमम इनका जो प्रोडक्शन हो सकता है वो कितना हो सकता है, 260 से 270 अंडे प्रतिवर्ष। 270 मतलब समझ लीजिए कि हर अल्टरनेट डे पर समझिए कि एक अंडे तो इनसे आ ही जाएंगे या उससे अधिक। क्लियर है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर हम लोग बात करें तो इसमें जो विदेशी नस्लों की प्रमुख लेयर ब्रीड्स का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप देखेंगे HS260 एंड व्हाइट लेगहॉर्न। ये दो कहानियां हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग इन दो चीज़ों को देख पाएंगे। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इनकी जो बातें हैं, इनसे रिलेटेड कुछ और बातें, एक आध चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये जो फाउल है, समझ रहे हैं ना, इसका जो जीनस होता है उसे भी हमें जानना चाहिए। क्या? इसका जो जीनस है वो है गैलस। ये चीज आप, इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा जी? गैलस। ठीक है ना। तो अब इसमें हमें देखना होगा कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड, आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो एक कॉलम में डिजीजेस की बात करेंगे और दूसरे कॉलम में उनके जो पैथोजन हैं उनकी बात कर लेंगे, या कैटेगरी की भी बात हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग कर लेंगे, डिजीजेस, और बात करेंगे कि कैटेगरी। कैटेगरी इसलिए क्योंकि कैटेगरी ही जनरली पूछता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर पैथोजन का नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, पैथोजन। तो अब सवाल उठता है कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये है फाउल कॉलेरा। अब फाउल कॉलेरा मीन्स मुर्गियों को होने वाला कॉलेरा।
तो या हैजा कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें आप देखेंगे ये कैटेगरी हो जाएगी बैक्टीरियल डिजीज। अब बैक्टीरियल डिजीज लेकिन कौन, तो आप कहेंगे पास्चुरेला स्पीसीज। पास्चुरेला, अब समझ रहे हैं। यहां पर देखेंगे दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे एक और डिजीज होती है, वो है प्यूलोरम। प्यूलोरम की बात करेंगे तो ये भी सेम बैक्टीरियल डिजीज है, और इसका जो पैथोजन है वो है सामोनेला प्यूलोरम। इस तरह से सामोनेला प्यूलोरम। फिर तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे तो एक और है, यहां पर देखिए रानीखेत डिजीज। अब रानीखेत डिजीज ही जनरली पूछता है, जनरली उन सबको नहीं पूछता, इन जनरल देखा जाए तो रानीखेत डिजीज ही पूछना होता है, पूछा जाता है अगर डिजीज से रिलेटेड यहां पूछा गया तो। अब आप कहेंगे कि रानीखेत डिजीज में ऐसा क्या खास है, क्योंकि यह डिजीज बहुत कॉमन डिजीज होती है मुर्गियों के लिए, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर हम लिखेंगे ए वेरी कॉमन डिजीज ऑफ पोल्ट्री बर्ड। इस तरह से अब सवाल उठता है कि फिर ये क्या है, तो दिस इज द वायरल डिजीज। अब वायरल डिजीज की बात अगर हम लोग करें तो यहां पर आप देखेंगे इसका जो पैथोजन है, तो इसको सीधा आप कहेंगे वायरस ऑफ रानीखेत डिजीज। इस तरह से आप बोल सकते हैं। देन आगे हम लोग बात करेंगे तो एक और डिजीज है, वो है एफ्लाटॉक्सिकोसिस। अब सवाल ये उठता है कि एफ्लाटॉक्सिकोसिस क्या है, तो इसके लिए जवाब आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ये है फंगल डिजीज। क्या है जी, फंगल डिजीज। और फंगल डिजीज की बात अगर हम लोग करें तो कौन है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, तो ये है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। इस तरह से आप देख पाएंगे एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये डिजीज कॉज करता है एफ्लाटॉक्सिकोसिस चिकन्स को, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे फिशरीज से रिलेटेड अर्थात मछली पालन से संबंधित बातों को, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं ये क्या है। मछली पालन, मछली पालन या हम लोग देखेंगे फिशरीज। और ये फिशरीज जो होती है ये दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। एक तो आप देखेंगे, एक तो होता है कल्चर फिशरी, कल्चर फिशरी, और दूसरा होता है, यहां पर आप ध्यान दीजिए, कैप्चर फिशरी।
कैप्चर फिशरी, दो चीज़ें, समझ रहे हैं ना। अब कल्चर फिशरी का मतलब होता है कि मछलियों को आर्टिफिशियल पॉन्ड्स वगैरह में, या कह लीजिए कि कृत्रिम आवासों में मानव देखरेख के अंतर्गत पाला जाता है, उन्हें बड़ा किया जाता है, तब उन्हें पकड़कर उनका विक्रय वगैरह, संसाधन वगैरह किया जाता है। तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत, या हम कहें इसमें मछलियों को कृत्रिम जलाशयों या कृत्रिम आवासों में पालकर, पोषित करके पोषित किया जाता है, करके बड़ा हो जाने पर इनको पकड़कर इनका संसाधन व विक्रय किया जाता है। इन्हें पकड़कर इनका संसाधन व विक्रय किया जाता है। बताइए इन्हें कल्चर फिशरी क्यों कहा गया? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, इन्हें पालकर पोषित करके बड़ा होने पर इतना काम इनका आर्टिफिशियल तरीके से मानव देखरेख में करवाया जाता है। और दूसरा आप देखेंगे कैप्चर फिशरी, तो आप कहेंगे मछलियों को इनके कहां से, तो आप कहेंगे मछलियों को इनके प्राकृतिक आवासों से। यहां पर क्या था, कृत्रिम आवासों में, जैसे मानव के द्वारा निर्मित जलाशयों वगैरह में, लेकिन यहां पर क्या है, मछलियों को इनकी प्राकृतिक आवासों। अब सवाल उठता है कि इनका प्राकृतिक आवास क्या होगा, तो आप कहेंगे नदियों, झीलों व समुद्र से पकड़ा जाना, और क्या जी, तो आप कहेंगे इनका संसाधन। अब आप कहेंगे सर बार बार संसाधन आ रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश का टर्म है इसके लिए बच्चों, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या क्या किया जाता है, इनकी साफ सफाई की जाती है, इनके शल्क वगैरह को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, और इन्हें प्रिजर्व करने के लायक बना लिया जाता है। क्लियर है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे संसाधन व विक्रय आदि शामिल होता है। ये कहानी हो जाएगी। ये कहानी आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर है ना। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखें कि आगे की स्टोरी क्या है। तो अब इस दो तरह की फिशरी के बाद में हम लोग देखेंगे खाद्य मछलियों की प्रमुख जातियां। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसमें देखेंगे स्पीसीज ऑफ सम एडिबल फिशेस। तो आप लिखेंगे एक दूसरा टॉपिक, खाद्य मछलियों की
प्रमुख जातियां। अब इन प्रमुख जातियों को एक्चुअली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करना होगा हमें। एक कैटेगरी तो हो जाएगी बच्चों, यहां पर आप देखेंगे स्वच्छ जलीय मछलियां, स्वच्छ जलीय जातियां, और दूसरे कैटेगरी में हम लोग यहां पर देखेंगे समुद्र जलीय या समुद्री जातियां। इन दोनों ही कैटेगरी को हम लोग फॉलो करेंगे, दोनों ही कैटेगरी में हम लोगों को एग्जांपल्स देने होंगे। तो इसमें आप देखेंगे एक तो हो जाएगी रोहू, बात करेंगे रोहू तो इसके लिए आप लिखते हैं लेबियो रोहिता। और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कलबासु, तो ये हो जाएगा लेबियो कलबासु, ये हो गया। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे बच्चों यहां पर ये हो जाएगा कतला। अब कतला की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए कैटला, कैटला ये आ जाएगा। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे एक और हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करें, मांगुर। अब मांगुर को क्या कहते हैं जी, ये है क्लैरियस। ये चार मैंने आपको बता दिया, तो एक दो और इसे बताते हैं, थोड़ा पहले इसे मिटा लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे एक और हो जाएगा सिंघारा, सिंघारा। अब सिंघारा के लिए आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा मिस्टस सिंघारा। इसी के साथ साथ आप देखेंगे एक और है माही, और इसे कहते हैं बच्चों वेलेगो अट्टू, वेलेगो अट्टू ये हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहां पर देखेंगे सिंघी, और ये है आप देखिए हेट्रोप्न्यूटेस, हेट्रोन्यूटेस, हेट्रोप्न्यूस्टेस, इस तरह से आप देख पाएंगे इसको। और अब समुद्री जातियों की बातें कर लेते हैं। तो समुद्री जातियों में यहां पर हम लोग बात करेंगे, ध्यान दें, साल्मोन, हिल्सा, ईल अर्थात एंजुइला, इसी के साथ साथ आप देखेंगे सार्डीन, इसे कहते हैं बच्चों सार्डिनेला। क्या हो गया ये, सार्डिनेला। इसी के साथ साथ देखेंगे बॉम्बे डक, बॉम्बे डक कहा जाता है हॉर्पोडॉन को। क्या ये
हार्पोडॉन, ठीक है ना। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे मैकरेल, ध्यान दें, मैकरेल होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड अर्थात पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रमुख स्रोत। तो आप देखेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत। ये चीज कहानी हो जाएगी। तो इस तरह से इन चीजों को देखने के साथ साथ आप देख पाएंगे फ्रेश वाटर फिशेज और जो मैरीन वाटर फिशेज हैं इनकी एक लिस्टिंग मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप इनकी लिस्टिंग करेंगे। क्लियर। और अब इसके बाद हमें देखना होगा कि मछली पालन से हमें मिलता क्या है, क्या इसका महत्व है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मछली पालन का महत्व क्या है बच्चों। तो इसमें 2-3 पॉइंट लिखेंगे, अधिक नहीं लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये भोजन का एक अच्छा स्रोत है। तो आप लिखेंगे ये भोजन का एक अच्छा स्रोत है। और क्या खास बात है, इनमें कई अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं। इनमें कई अच्छे पोषक मिलते हैं। ये हो गया। दूसरी कंडीशन यहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे अच्छे पोषक तत्व। तो आप कहेंगे जैसे यहां पर आप देखेंगे इनके लीवर ऑयल में विटामिन ए तथा विटामिन डी प्रचुरता से होता है। ये हो गया। फिर दूसरी कंडीशन यहां पर हम लोग देखें कि क्या कहानी आ रही है, इसके लिए हम लोग समझें। एक और बात यहां पर देख सकते हैं, एक तो लीवर ऑयल की बात हो गई, समझ रहे हैं ना। फिर इसके बाद में हम लोग यहां पर देखेंगे ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। ये कहानी हो गई। तीसरे नंबर पर एक और बात यहां पर हम लोग कहेंगे इनसे, इनके लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत तो होती हैं, इसके अलावा इनमें गुड कोलेस्टेरॉल के लिए आवश्यक जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं वो पाए जाते हैं। तो आप लिखेंगे इनमें गुड कोलेस्टेरॉल के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। एक तो ये कहानी हो गई। और यहां पर इसका प्रचुर स्रोत मैंने आपको बताया था, मैकरेल इसका मुख्य स्रोत है। अन्य में भी पाया जाता है लेकिन मैकरेल मेन सोर्स है इसका। फिर इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखेंगे पाए जाते हैं
जिनको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अर्थात PUFA भी कहते हैं। इस तरह से आप देख पाएंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी इन्हें कहा जाता है। तो अब ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जबकि आप जानते हैं कि बैड कोलेस्टेरॉल के रूप में किनको माना जाता है। बैड कोलेस्टेरॉल किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे ये कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लिए, जबकि इनसे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का निर्माण किया जाता है हमारे शरीर में। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखें, इनमें और क्या बेनिफिट है इन मछलियों के पालन से, तो आप कहेंगे और बेनिफिट ये होता है कि मत्स्य पालक को कम खर्च व कम समय पर या समय में ही अच्छा क्या कहते हैं कि अच्छा आर्थिक लाभ होता है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है बच्चों, और आज की क्लास को मैं यहाँ पर बाइंड अप करूँगा। अगली क्लास में इससे रिलेटेड, मछलियों से रिलेटेड कुछ जो बाई प्रोडक्ट हैं उनकी चर्चा करेंगे और फिर टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं तक, दीजिए आप मुझे इजाज़त। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।